हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी चैप्टर से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। चैप्टर का नाम है पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी पूरी जो क्रियाकलाप होती है पाचन की, उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। कैसे भोजन ग्रहण किया जाता है, किस तरह से उसका पाचन होता है और अंत में कैसे बहिक्षेपण होता है, उस सारे बातों के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मानव का पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहली बात आती है पाचन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन की परिभाषा इस तरह से लिखी गई है, दो परिभाषाएं लिखा गया है आपके सामने। तो दोनों परिभाषाओं को आप लोग देख सकते हैं। तो पहले डाइजेशन के बारे में समझ लीजिए। डाइजेशन की प्रक्रिया होती क्या है। डाइजेशन में यानी भोजन को जब जीवधारी ग्रहण करता है तो पहले वह छोटे छोटे बारीक कणों में चबाता है, उसके बाद फिर उसे निगल जाता है। फिर जब आहार नाल में भोजन जाता है तो फिर उसे वह पीसता है और उसमें कुछ एंजाइम मिल जाते हैं। अब उसके बाद वह द्रव अवस्था में, कुछ ठोस अवस्था में, अर्धठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जो लिक्विड रूप में आ गए पदार्थ, उसमें जो जटिल अणु थे वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, और जब अणुओं में टूट जाते हैं तो उसे आहार नाल अवशोषित कर लेता है। तो यही क्रिया, अवशोषित करने से पहले की क्रिया यानी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, उसे अवशोषण योग्य बना देना, वहाँ तक की क्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। अब पाचन की क्लियर परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। एक छोटी परिभाषा है, भोजन के जटिल पदार्थों को तोड़कर सरल एवं तरल अवशोषण योग्य अणुओं में परिवर्तित कर देना पाचन कहलाता है। जैसे भोजन में बड़े बड़े जटिल कार्बनिक अणु होते हैं और अकार्बनिक अणु होते हैं। वो मान लीजिए भोजन को लिया आदमी तो उसके अंदर चला गया, लेकिन वो बड़े अणु होने के कारण आहारनाल की दीवारें उसे अवशोषित नहीं कर पाती हैं, और जब अवशोषित नहीं कर पाती है तो वह कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, तब वह डाइजेशन नहीं कहा जाएगा। उसको तोड़ा जाए एंजाइमों की सहायता से और हार्मोन्स की सहायता से, अन्य पदार्थों की सहायता से तोड़ करके उसे अवशोषण योग्य, यहाँ लिखा गया अवशोषण योग्य अणुओं में परिवर्तित कर देना पाचन कहलाता है। मतलब जब छोटे छोटे अणुओं में जटिल कार्बनिक बड़े अणु, अकार्बनिक बड़े अणु टूट करके छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाएंगे, तब आहारनाल उसे अवशोषित कर सकता है। इस क्रिया को पाचन कहते हैं। एक परिभाषा यहाँ रही, एक दूसरी परिभाषा यहाँ, वह क्रिया जिसमें जीवधारियों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ को एंजाइमों तथा दांतों और आहारनाल की सहायता से पीसकर लुगदी बना दिया जाता है, जिससे उसे आहारनाल की दीवारों द्वारा अवशोषित किया जा सके, उसे पाचन कहते हैं। तो पूरा भोजन तो अवशोषित नहीं होगा, लेकिन भोजन का अधिकांश पार्ट जो लाभदायक है वह अवशोषित हो जाता है। तो इस क्रिया को पाचन कहते हैं। तो पाचन के लिए यानी पाचन तंत्र जो है 5 भागों में 5 उप अंगों में बटा होता है। पाचन तंत्र कहा जाए तो 5 उप तंत्रों में बटा होता है। वो तंत्रों का नाम किस प्रकार से है। पहला नंबर है पाचन अंग, पाचन क्रिया, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। ये पाचन तंत्र को मुख्यतः 5 उपतंत्रों में विभाजित किया गया, जो आपके सामने है। ये 5 भाग में पाचन कंप्लीट होता है और अंत में बहिक्षेपण होता है। बहिक्षेपण को नीचे लिखा गया है 5वां नंबर पे बहिक्षेपण। फर्स्ट नंबर पाचन अंग, सेकेंड नंबर पाचन क्रिया, थर्ड नंबर अवशोषण और 4th नंबर स्वांगीकरण और 5वां है बहिक्षेपण। तो फिर हम लोग अध्ययन करते हैं, इस सब को इरेज करके मिटाते हैं, यानी इरेज करके पाचन अंग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पाचन अंग क्या होता है, पाचन अंग के बारे में अध्ययन करना है, तो पहले इसको मिटाते हैं। ठीक, पाचन अंग यानी
वह अंग है जिसमें पाचन की क्रिया संपन्न होती है, वही तो पाचन अंग हो सकता है। यानी भोजन करने के बाद जहाँ जहाँ से भोजन पचना शुरू हो जाता है उसी को पाचन अंग कहते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं पाचन अंग के बारे में। पाचन अंग होते क्या हैं? पाचन अंग डाइजेस्टिव ऑर्गन। डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या है? पाचन अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो भोजन के पाचन में भाग लेते हैं उसे पाचन अंग कहते हैं। अथवा दूसरे तरीके से वे अंग जो भोजन को पचाते हैं या पचाने में सहायता करते हैं, तो मुख्य रूप से यही कहा जाए कि वे अंग जो भोजन के पाचन में भाग लेते हैं उसे पाचन अंग कहते हैं। पाचन अंग के निम्नलिखित भाग हैं। नंबर 1 मुख एवं मुख गुहा। पाचन अंग के मुख्यतः 3 भाग हैं। नंबर 1 है मुख गुहा। मुख गुहा तो कहते हैं माउथ कैविटी। माउथ कैविटी। दूसरा नंबर है आहार नाल। आहार नाल। और तीसरा नंबर है सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक या पाचन लिखे, सहायक पाचन ग्रंथियां। ये पाचन अंग के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। सहायक पाचक पाचन ग्रंथियां हेल्पिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये हमारे 3 अंग हो गए। पाचन अंग के 3 पार्ट हो गए। तो पहला मुख गुहा से हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। मुख गुहा क्या होती है? तो मुख गुहा हम देखेंगे पाचन तंत्र में जो सबसे बाहरी सबसे पहला भाग है, यानी सबसे शुरुआती भाग जो वातावरण के सीधे संपर्क में रहता है, जहाँ से जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, उसी भाग को मुख गुहा कहते हैं। तो मुख गुहा की परिभाषा कैसे हम लोग दे सकते हैं? यानी मुख गुहा किसे कहते हैं? अगर मुख गुहा न माने तो फिर इसे लिख सकते हैं मुख। मुख के पार्ट हो जाएंगे मुख गुहा। ये हो गया मुख। माउथ, ओनली माउथ कहते हैं। अब माउथ के भी पार्ट हैं, मुख के पार्ट। मुख किसे कहते हैं? मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा। माउथ एंड माउथ कैविटी।
माउथ एंड माउथ कैविटी। तो पहले हम लोग देखेंगे मुख को। मुख क्या होता है? मुख, मुख आहारनाल का सबसे पहले का भाग है। मुख एवं मुख गुहा हम लोग दो अध्ययन करेंगे। तो मुख सबसे शुरुआत में आता है, जीवधारी जहाँ से भोजन लेता है उसी को मुख गुहा कहते हैं। अर्थात ये दो होस्ट से घिरा हुआ होता है और यह एक दरार नुमा भाग होता है। इसी दरार नुमा भाग से जीवधारी भोजन को ग्रहण करता है और दो होस्ट जो होते हैं उसे खोलने और बंद करने का काम करते हैं। इसे मुख कहते हैं। यानी जैसे मानव में है तो दो होठ नीचे, एक होठ नीचे है एक ऊपर, और यह दरार नुमा भाग बंद करने पर दरार नुमा भाग जैसा दिखाई देता है। और यदि इसे जीवधारी भोजन को, किसी भोजन को ग्रहण करता है तो तुरंत इसे खोलना पड़ता है, और जब भोजन कर लेता है, आराम करता है, तो इसे बंद रखता है। ये हो गया मुख। सबसे अगला पार्ट होता है मुख कहलाता है। अब मुख गुहा, मुख गुहा जो होती है, जीवधारी के मुख में दांत भी पाया जाता है। तो दांत से लेकर ग्रास नली के बीच में जो भाग पाया जाता है उसे मुख गुहा कहते हैं। यानी जो मुख है, मुख के अंदर जस्ट तुरंत दांत पड़ेगा और दांत के बाद जो कैविटी खाली गैप स्थान बचता है यानी ऊपर और नीचे काफ़ी खाली स्थान जिसमें जिह्वा रहती है और भोजन करते हैं तो भोजन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। अब इधर ग्रास नली आ जाएगी। ग्रास नली से पहले और दांत के बाद जो खाली रिक्त स्थान है उसे मुख गुहा कहते हैं। अच्छा, मुख गुहा को दो भागों में बांटा गया है, यानी मुख हो गया और मुख गुहा हो गई। मुख गुहा, मुख गुहा को दो भागों में बांटा गया। पहला नंबर है तालु और दूसरा नंबर है जिह्वा। पहला नंबर ताल, दूसरा नंबर जिह्वा। तालु, दूसरा है जिह्वा, इसे टंग कहते हैं। लेट, ये तालु क्या होता है? तो मुख गुहा का जो ऊपरी भाग होता है, छत जिसे बोलते हैं, मुख गुहा का जो छत है यानी ऊपरी भाग है, उसी को हम लोग तालु कहते हैं। ये तालु हो गया। तालु की परिभाषा कैसे देंगे? यानी मुख गुहा के ऊपरी भाग को हम तालु कहते हैं। यह भाग कठोर होता है और ऊपरी चल जबड़े में पाया जाता है। दूसरा नंबर आया जिह्वा। जिह्वा क्या होती है? जिह्वा एक पेशी मांसल भाग होता है जो मुख गुहा में रहता है और यह निचले जबड़े में स्थित होता है जो सबलिंगुअल ग्रंथियों द्वारा जुड़ा होता है। इसे हम जिह्वा कहते हैं। और जिह्वा में, जिह्वा का मुख्य कार्य जो होता है स्वाद ग्रंथियों, जिह्वा का मुख्य कार्य होता है स्वाद ग्रहण करना और बोलना, तथा इसे भोजन को घोटने में सहायता करता है, यानी ग्रहण करने में सहायता करता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखें तालु, जिह्वा, यानी इतने पाचन अंग, मानव का पाचन तंत्र, उसके बाद पाचन अंग, मुख गुहा मुख एवं मुख गुहा, आहारनाल, सहायक पाचक ग्रंथियाँ, मुख, मुख गुहा फिर देख लिए, तालु देख लिए, जिह्वा देख लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले टर्म पे हम लोग अध्ययन करते हैं। थैंक यू बच्चों।